नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सत्ता में आज शेयर बाजार में हुई करोड़ों रुपए की लॉस वाली कहानी आपको बताएंगे, जिसकी वजह है अमेरिका का टैरिफ और जिसके एकमात्र विलन अमेरिका के अति उत्साहित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। कैसे ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट वाली दवा जहर बन गई, आप सत्ता की कुंजी में देखिएगा, जिसमें ट्रंप को आईना दिखाने वाले आंकड़े भी हैं और कड़वी सच्चाई भी है। नुकसान का झटका सिर्फ निवेशकों को नहीं लगा है, बल्कि महंगाई वाला करंट देश में आम आदमी को भी झकझोर रहा है। आज घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की वृद्धि की गई है। उज्ज्वला योजना के सिलेंडर के लिए भी पैसे चुकाने होंगे। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, लेकिन इसका असर आम जनता पर नहीं होगा। यूपी के प्रयागराज में रामनवमी के दिन दरगाह पर भगवा झंडा फहराने का मामला अब राजनीतिक रंग ले रहा है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। अखिलेश यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा कि हंगामा करने वाला सीएम की जाति का है। आज राहुल गांधी बिहार के दौरे पर थे। उन्होंने बेगूसराय में पदयात्रा की। उसके बाद पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जाति और आरक्षण के मुद्दे को उठाया। राहुल ने कहा कि जो अपर कास्ट नहीं है वो देश में सेकंड क्लास सिटीजन है। उन्होंने कहा कि वो देश में आरक्षण की 50% वाली दीवार को तोड़ देंगे। अब इस पर राजनीति हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे। आज जम्मू के कठुआ पहुंचे। वो सीमा पर जाकर जमीनी हालात की जानकारी ली और अब वो श्रीनगर पहुंच चुके हैं, जहां वो सुरक्षा के इंतजामों की जानकारी लेंगे। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण मिलने का रास्ता भी साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज आरक्षण रोकने की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई बाधा नहीं है। हज से पहले सऊदी अरब ने बड़ी पाबंदी लगाई है। भारत समेत 14 देशों का हज वाला वीजा रोक दिया गया है। नियम तोड़ने पर 5 साल की एंट्री पर बैन भी लगाया जाएगा। सऊदी के अधिकारियों ने कहा है कि जिन लोगों के पास उम्रा का वीजा है वो 13 अप्रैल तक सऊदी अरब पहुंच सकते हैं। इस साल हज यात्रा 4 जून से 9 जून तक होगी। सत्ता में आज हम लेकिन सबसे पहले एक ऐसी कुंजी खोलने जा रहे हैं जिसमें देश के करोड़ों न्यूज मित्रों का अपार दुख है। ये वो लोग हैं जो अपनी मेहनत की कमाई को किसी ना किसी माध्यम से शेयर बाजार में निवेश करते हैं। हर महीने के खर्च से कुछ पैसे एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में डालते हैं कि अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन आज शेयर मार्केट में जो कुछ हुआ है उससे उनका दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसके प्रायोजक हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी टैरिफ वाली कथित दवा दुनिया भर के शेयर बाजार के लिए जहर का काम कर रही है। और इसका असर भारत में भी हुआ है, जहां आज बाजार खुलते ही निवेशकों के करीब 19 लाख करोड़ रुपए डूब गए। वैसे तो आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले की वजह से पूरी दुनिया की आर्थिक सेहत आज आईसीयू में पहुंच गई है। ट्रंप ने 2 अप्रैल को अलग अलग देशों पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, उसके झटके सबसे ज्यादा आज महसूस किए गए और भारत के शेयर बाजार की सत्ता भी इसकी वजह से कांप गई। आज भारत का शेयर मार्केट 1 साल के अंदर दूसरी सबसे बड़ी गिरावट का गवाह बन गया। 4 जून 2024 को चुनावी नतीजों के बाद सेंसेक्स में करीब 6.25% की गिरावट आई थी, जबकि आज सेंसेक्स करीब 3% टूट गया। और ये हालात संभलने के बाद के हैं, क्योंकि आज मार्केट खुलने पर सेंसेक्स में 4000 अंकों की गिरावट दिखी थी। इसी तरह 4 जून 2024 को निफ्टी में करीब 6% टूट गया था, जबकि आज भी उसमें 742 अंकों की एक बड़ी गिरावट हुई है। मार्केट के खुलते ही सिर्फ कुछ मिनट में भारतीय निवेशकों के 19 लाख करोड़ रुपए हवा हो गए। हालांकि इस गिरावट में भी भारत के लिए एक शुभ संकेत है, और वो ये कि शायद इस मुश्किल हालात में भी निवेशकों को भारत और उसकी अर्थव्यवस्था पर भरोसा है। इस एक नंबर गेम के जरिए आइए आपको समझाते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों के शेयर बाजार को देखें तो वो बुरी तरह से लहूलुहान है। जैसे ताइवान का शेयर बाजार आज करीब 10% गिर गया। हांगकांग के शेयर बाजार में 8.7% की गिरावट दर्ज हुई। इसी तरह जापान और सिंगापुर का शेयर बाजार भी कांप गया। एक दिन में 7.1% गिर गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया के शेयर मार्केट में 6.3% और दक्षिण कोरिया के बाजार में 5.5% की गिरावट हुई। लेकिन अगर इन सभी देशों के मुकाबले भारत का ये नंबर देखें तो ये 3% से भी कम है। वैसे तो आज भारत के शेयर मार्केट की शुरुआत भी खतरनाक तरीके से हुई थी, लेकिन दिन खत्म होते होते इसमें रिकवरी हुई।
आज हमने शेयर बाजार वाली जो कुंजी आपके लिए तैयार की है, उसमें आपके मन में चल रहे बहुत सारे कंफ्यूजन खत्म होने वाले हैं। सवाल यह है कि टैरिफ की वजह से भारत के शेयर बाजार में जो गिरावट आई है, क्या उससे आपको डरने की जरूरत है? सच यह है कि इससे पहले भी 5 ऐसे मौके आए हैं जब शेयर बाजार लहूलुहान हो गया और टूटकर बिखर भी गया, लेकिन हर बार ये बाजार खड़ा हुआ और नए शिखर तक गया। जैसे अप्रैल 1992 में हर्षद मेहता का करीब 4000 करोड़ का घोटाला सामने आया, तब सेंसेक्स 12.7% तक गिर गया था। हर्षद मेहता स्कैम के बाद 2001 में एक बार फिर से शेयर बाजार में कोहराम मचा और इसका जिम्मेदार था केतन पारेख नाम का स्टॉक ब्रोकर। जब यह घोटाला सामने आया तब सेंसेक्स 4.13% तक टूट गया था। इसी तरह 2004 के लोकसभा चुनाव में यूपीए की जीत के बाद शेयर बाजार में 11.1% तक टूटकर बिखर गया और तब हालत यह हो गई थी कि मार्केट में 2 बार कारोबार को रोकना पड़ा था। इसके बाद अमेरिका में लेमन ब्रदर्स के पतन ने साल 2008 में पूरी दुनिया को हिला दिया और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। तब भी सेंसेक्स 7.4% तक गिर गया, जबकि आखिरी बार शेयर बाजार में ऐसा कोहराम 2020 में मचा और यह वक्त था जब दुनिया में कोविड की एंट्री हुई। उस वक्त भी सेंसेक्स में 13.2% की गिरावट आई थी। लेकिन इतिहास गवाह है, भारत के शेयर बाजार जितनी तेजी से गिरा है उतनी ही तेजी से खड़ा भी हुआ है। ट्रंप के टैरिफ की वजह से दुनिया में जैसे हालात हैं, क्या ये निवेश का सही मौका है या स्थिति और खराब होने वाली है? इसे एक्सपर्ट्स इसके बारे में क्या कहते हैं, आइए एक रील के जरिए आपको वो समझाते हैं। मंदी तो आने ही वाली है, थोड़ा सा अभी ऐसा लग रहा है क्योंकि डिस्टरबेंस है मार्केट में। अब ये टैरिफ अगर इन्होंने कुछ इसका इलाज नहीं निकाला, इससे क्या होगा कि यूएस में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने 26% इंडिया पे टैरिफ लगाया है, कहीं 34 लगाया, कहीं 52 लगाया है, तो काफ़ी ज़्यादा टैरिफ उन्होंने लगा दिया है। क्या इसका वो होगा रिपरकशंस? वो ये होगा कि स्टॉक मार्केट टूटेंगे, जैसे कि आज भी जो है काफ़ी निफ्टी और सेंसेक्स और सब गिर गया है, काफ़ी बिटकॉइन भी गिर गया है, सोना चांदी भी गिर गया है। जैसे अभी तो ट्रम्प साहब अकड़े पड़े हैं, कल को चाइना अकड़ जाए और चाइना कहे नहीं जी हम तो कम नहीं करेंगे और हम बिल्कुल रेसिप्रोकल का जवाब वो भी किसी एक उससे दे दें, मान लीजिए कोई वो भी एडवर्स एक्शन ले लें, तो ये ट्रेड वार बढ़ती जाएगी, क्योंकि हर आदमी की जो क्लैश ऑफ ईगो है वो बहुत ज़्यादा है। कोई भी कंट्री आज की तारीख में कम नहीं है। देखिए, इस वक्त अगर आपको पैसे लगाने हैं तो आप पैसे को 5-7 हिस्से में भाग कर लीजिए। 100 रुपये लगाने हैं तो येस, टुडे इज़ ए गुड टाइम टू इन्वेस्ट 10 रुपीज़, क्योंकि हम बॉटम नहीं पकड़ सकते, हम टॉप भी नहीं पकड़ सकते। तो आज 10 रुपये लगाइए, थोड़ा और नीचे आ जाए तो 10 लगाइए, थोड़ा और नीचे आ जाए 10 लगाइए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आज ही शायद बॉटम बन जाए या कल बॉटम बनेगा या बॉटम बन चुका और हम बॉटम से ऑलरेडी 200-300 पॉइंट ऊपर हैं, ये किसी को नहीं पता। शेयर बाजार में जो लोग डायरेक्ट निवेश करते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि भाई अभी पेशेंस दिखानी चाहिए, रुकना चाहिए। जो लोग म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करते हैं, उन लोगों का जो समय होता है या जो उन लोगों का एक टाइम पीरियड होता है फॉर इन्वेस्टमेंट, वो बहुत लंबा होता है। तो अभी तो बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि 100 वाली चीज़ मुझे 60 और 65 रुपये में मिल रही है, तो मेरे को अपना निवेश जारी रखना चाहिए। देखिए, एक मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप सेक्टर को ना बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए निफ्टी 50 ETF जो है, जिसमें कि सारे सेक्टर आ जाते हैं और निफ्टी की 50 टॉप कंपनीज आ जाती हैं, जब भी गिरावट आए उसमें इन्वेस्ट करिए, वो एक बहुत अच्छा विकल्प है इन्वेस्टमेंट का। ये ट्रम्प साहब का एक स्टेटमेंट जरूर है कि अब हम बिटकॉइन को भी एज ए रिजर्व मानेंगे, तो अगर वो मान लो $1 ट्रिलियन का बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं तो वो गोल्ड बेचेंगे और बिटकॉइन खरीदेंगे, ये एक संभावना हो सकती है। जब भी बाजार में कुछ गिरावट आती है, मंदी आती है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। वैसे इस वक्त पूरी दुनिया में एक और डर ट्रेंड कर रहा है और ये डर है ट्रेड वॉर का, जिसमें फिलहाल आमने सामने चीन और अमेरिका है। वर्ष 1914 में दुनिया में पहली बार वर्ल्ड वॉर हुआ था और तब उसकी वजह थी साम्राज्यवाद और विस्तारवाद।
1939 में दूसरा वर्ल्ड वॉर पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण के बाद हुआ और उसकी वजह जमीन थी। लेकिन इस बार किसी वर्ल्ड वॉर की नहीं बल्कि एक ट्रेड वॉर की आशंका जताई जा रही है, जो पैसों के लिए हो सकता है, क्योंकि ये सारी लड़ाई ही पैसे और मुनाफे की है। वैसे इसकी शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने की है, जिन्होंने इसी वर्ष जनवरी में अमेरिका की सत्ता को संभाला है। लेकिन सिर्फ 3 महीने के अंदर ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में सत्ता विरोधी प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। न सिर्फ दुनिया के लोग बल्कि खुद अमेरिका के लोग ट्रंप के फैसलों को पागलपन बता रहे हैं और हर कोई ये कह रहा है कि ट्रंप अपने देश में टैरिफ लगाकर फैक्ट्री और उत्पादन नहीं बढ़ा रहे बल्कि आर्थिक मंदी का अमेरिका में स्वागत कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद छटनी, अर्थव्यवस्था और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर जो फैसले लिए हैं, उन्हें लेकर भी इस वक्त अमेरिका के लोग गुस्से में हैं और करीब 50 राज्यों में हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसमें ट्रंप और मस्क गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। अब खुद अमेरिका में यह सवाल ट्रेंड कर रहा है कि क्या ट्रंप की टैरिफ वाली आग में जिसमें देश को सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो खुद अमेरिका है? क्या अमेरिका के लोग ही टैरिफ वाली इस आग में जलने वाले हैं? अमेरिका के मशहूर बैंक गोल्डमैन सैक्स के अनुसार अमेरिका में मंदी का खतरा 20 से 35% तक बढ़ गया है, क्योंकि टैरिफ लगने से विदेश से जाने वाला सामान अमेरिका में पहले से ज्यादा महंगे दाम पर बिकेगा। मतलब सिर्फ अमेरिका को नुकसान नहीं होगा बल्कि विदेशों से आने वाले प्रोडक्ट और महंगे हो जाएंगे। इससे अमेरिका के बाजारों में बहुत तेजी से महंगाई बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है, क्योंकि अमेरिका के लोगों को विदेशों से आने वाले सामान को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। इसीलिए वहां कॉस्ट ऑफ लिविंग का संकट भी बढ़ जाएगा और इस वजह से अमेरिका में खाना पीना और रहना भी अब महंगा हो जाएगा। इससे अमेरिका में आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो बेरोजगारी भी बढ़नी तय है। हालांकि ट्रंप ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि वो अपने टैरिफ वाले फैसले से पीछे हटने वाले नहीं हैं। और अब हम आपको कुछ फ्लैशबैक और 96 साल पुरानी तस्वीरों के जरिए ये समझाते हैं कि अमेरिका के लोग इतना डरे हुए क्यों हैं। और इसका जवाब है वर्ष 1929, जब अमेरिका में सबसे भयानक मंदी आई। और ये सब तब हुआ जब वहां सब कुछ सही चल रहा था। बेरोजगारी दर केवल 4% थी, यानी हर 100 में से 96 लोगों के पास कमाई का जरिया मौजूद था। लेकिन अचानक अमेरिका में वित्तीय दहशत ऐसी हावी हुई कि शेयर बाजार टूट गए, कारोबार बंद हो गए। 4 वर्षों में 11,000 बैंक तबाह हो गए, करोड़पति बर्बाद हो गए और आम नागरिकों ने अपनी पूरी जिंदगी की बचत गंवा दी। लोगों ने अपनी नौकरी और घर सब खो दिया और हालत यह हो गई कि अगले कुछ साल में हर 4 में से 1 अमेरिकी बेरोजगार था। फिर यह आर्थिक संकट अमेरिका से आगे जाकर पूरे विश्व में फैल गया, जो आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी थी, जिसे महामंदी या ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। और अब अमेरिका के लोगों में 96 साल बाद वही पुराना डर दौड़ रहा है और लोग सड़कों पर ट्रंप की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले के बाद जिस तरह से भारत के शेयर बाजार गिरे हैं, उसे लेकर विपक्ष भी एक्टिव हो गया है और उसे मोदी सरकार पर कटाक्ष करने का मौका मिल गया है। आज बिहार में राहुल गांधी भी कुछ यही कहते हुए सुनाई दिए। आपने देखा होगा अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं, देखा होगा, देखा ना? अच्छा, आप मुझे बताइए, आप में से, इस भीड़ में से कितने लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं? हाथ उठा के दिखाइए। अब ये देखिए, घूम के देखिए, यहां पे 1% से कम लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं, 1% से कम। अगर यहां 100 लोग हैं तो 1 हाथ उठ रहा है। तो ये स्टॉक मार्केट आपका औजार नहीं है। इसमें अनलिमिटेड पैसे बने, मगर इसका फायदा आपको नहीं मिला। इस खबर के अंत में आप सभी न्यूज मित्रों के लिए एक जरूरी जानकारी भी है। क्या शेयर बाजार में गिरावट आगे रुकने वाली है? इसके जवाब में डर का इंडेक्स निवेशकों को और ज्यादा डरा रहा है। इस इंडेक्स का नाम है निफ्टी क्विक्स, जो एक दिन में 65.7% तक बढ़ गया। अब चिंता की बात यह है कि विक्स इंडेक्स निफ्टी की अस्थिरता के अनुमान को दिखाता है, यानी विक्स जितना ऊपर जाता है, मार्केट गिरने की आशंका उतनी ही बढ़ती जाती है।
यानी निफ्टी से मिलने वाले संकेत ज्यादा अच्छे नहीं हैं। इसीलिए शेयर बाजार की राह पर आगे बढ़ें तो थोड़ा संभल कर चलें। सत्ता में अब खबरों का स्टीयरिंग राजनीतिक खबरों की तरफ मोड़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रयागराज की, जहां दरगाह पर भगवा झंडा लहराने वाले विवाद ने सियासी रंग ले लिया है। दरअसल प्रयागराज के पास सिकंदरा में रामनवमी के दिन सालार मसूद गाजी की दरगाह पर हंगामा हुआ। कुछ हिंदूवादी कार्यकर्ता भगवा झंडे लेकर सालार मसूद गाजी की दरगाह पर चढ़ गए। इन लोगों ने धार्मिक नारेबाजी करते हुए दरगाह को तोड़ने की मांग की। अब इस घटना के कई वीडियो वायरल हैं। ये वीडियो उन्हीं हुड़दंगियों का है जिसमें 3 उपद्रवी भगवा झंडे के साथ दरगाह पर चढ़े हुए हैं। 2 और लोग भी दरगाह पर चढ़ने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। ये लोग महाराज सुहेल देव सम्मान सुरक्षा मंच से जुड़े हुए हैं। इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी मनेंद्र सिंह है, जो खुद भी दरगाह पर चढ़कर नारेबाजी करता हुआ दिख रहा था। अब इस हंगामे का दूसरा वीडियो सबूत देखिए, कैसे दरगाह के सामने हुड़दंगी भगवा झंडा लहरा रहे हैं, जमकर धार्मिक नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि ये वीडियो कल के हैं और अब वहां पूरी तरह से शांति है। अब ये तीसरा वीडियो सबूत भी देखिए। ये उस वक्त की तस्वीर है जब मुख्य आरोपी मनेंद्र सिंह अपने सहयोगियों के साथ प्रयागराज से सिकंदरा गांव जा रहा था। ये लोग भगवा झंडों के साथ बाइक रैली निकालते हुए दरगाह तक पहुंचे थे। बाकायदा इस बाइक रैली का वीडियो बनाया गया था। ऐसे में सवाल यह है कि जब इतना सब हंगामा हो रहा था तो पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस ने उपद्रवियों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? मुख्य आरोपी मनेंद्र सिंह ने खुलेआम दावा किया कि गाजी की दरगाह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रयागराज के पास जिस सिकंदरा इलाके में गाजी सालार मसूद की ये मज़ार है, वहां आज कई पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें लिखा गया है कि संबल से शिवकंदरा तक गाजी का नामो निशान मिटाया जाएगा। इसके अलावा सिकंदरा का नाम बदलकर शिवकंदरा किए जाने की मांग भी की गई है। साथ ही लिखा गया है कि गाजी मियाँ की दरगाह तुरंत हटाई जाए, दरगाह की जगह भव्य शिव मंदिर बनाया जाए, बाकी बचे हुए हिस्से में महाराजा सुहेल देव का स्मारक बने। साथ ही मांग यह है कि बाबर, औरंगजेब और गाजी मसूद जैसी मुस्लिम आक्रांताओं की सारी निशानियां मिटा दी जाएं। अब भगवा झंडे वाले इस विवाद का सियासी रंग भी सामने आने लगा है। विपक्षी नेता योगी सरकार से कई सवाल पूछ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आरोपी सीएम योगी की जाति के हैं, इसीलिए सरकार और पुलिस उनको कुछ नहीं कहेगी। सीएम के इशारे पर सब कुछ किया जा रहा है। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इस घटना का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, सीएम योगी कह रहे थे कि मुस्लिम समाज धार्मिक हिंदुओं से अनुशासन सीखे। क्या यही वो अनुशासन है? जिस तरह से इस घटना के वीडियो वायरल हुए, उसके बाद पुलिस भी एक्शन की बात कह रही थी। लेकिन आज आरोपी मनेंद्र सिंह अपने समर्थकों के साथ खुद गिरफ्तारी देने के लिए पहुंच गया। दरगाह पर भगवा झंडा लहराने वाले फूल मालाओं के साथ अपनी गिरफ्तारी देने पहुंचे थे। मीडिया की मौजूदगी में पुलिस ने पहले तो गिरफ्तार करने से इनकार किया, लेकिन बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि इस दौरान भी मनेंद्र के तेवर नहीं बदले। उसने कहा कि कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं वो मुस्लिम की मजार पे चढ़ के ये कार्य करता, बिल्कुल ये तरीका गलत था। मैं कह रहा हूँ कि मेरे देवी देवता वहाँ मौजूद हैं। सप्ताह में 2 दिन वहाँ पे ध्वज फहराया जाता है, पताका चढ़ाया जाता है, पूजा होती है। अगर मैं नवमी के पवित्र दिन पे जाके प्रभु श्री राम के जन्मदिन पे भगवा ध्वज अगर फहरा दिया तो मुझे उसमें कुछ गलत नहीं समझ में आ रहा है। हमारी मौजूदगी इस वक्त गाजी मियाँ दरगाह पर है, जहां रामनवमी के दिन जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि जुलूस की शक्ल में कुछ लोग यहां पहुंचे और उन्होंने घंटों यहां हंगामा किया। इतना ही नहीं, जो युवक थे उन्होंने गाजी मियाँ के इसी दरगाह का जो ये गेट आप देख रहे हैं, इसी गेट पर वो चढ़ गए, जहां पर उन्होंने धार्मिक नारे लगाए और भगवा झंडा लहराया। काफ़ी अफरा तफरी का माहौल था। हालांकि सुरक्षा की बात हम करें तो बवाल के बाद, उस हंगामे के बाद सुरक्षा के लिहाज से, ताकि किसी तरीके का माहौल न खराब हो, उसको लेकर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। तमाम जो सुरक्षाकर्मी आप देख रहे हैं यहाँ दरगाह के बाहर, उनको मौजूद किया गया ताकि एक शांति का माहौल यहाँ कायम रहे। उक्त संबंध में प्रकरण की जांच कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले संबंधित पुलिस कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। कहीं भी शांति व्यवस्था में विघ्न डालने वाले अराजक तत्वों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
करने वाला मुख्यमंत्री जी की सेम जाति बिरादरी का, इसलिए उसको इम्यूनिटी है किसी चीज को लेकर के। न एसओ कुछ बोलेगा, न एसपी बोलेगा, न डीएम बोलेगा, न कमिश्नर बोलेगा। इसीलिए हम लोग कहते थे कि संविधान खतरे में, कानून खतरे में। डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल, जहां कॉन्स्टिट्यूशन हो, जहां कानून हो, जहां शपथ ली गई हो, वहां पर कोई झंडा लेकर के इस तरह का व्यवहार कर ले। जो भी कानून हाथ में लेने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होगी। आपकी मनोभावना अगर किसी प्रकार की है तो आप कोर्ट के सामने जाइए, आप सरकार के सामने याचना करिए, लेकिन आप अपने हाथ में अगर कानून लेने का प्रयास करेंगे तो कानून का डंडा जरूर चलेगा। ये पूरी तरीके से नाजायज है। अगर कोई काम करना है तो आप संवैधानिक ढंग से करिए। ये असंवैधानिक ढंग से करने वाले काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। जिस देश में मिली जुली संस्कृति हो, हर धर्म के लोग अपनी अपनी मान्यताओं के साथ रहते हो, वहां इस तरह की घटनाएं बिल्कुल स्वीकार नहीं की जा सकती। इस तरह की हरकत करने वाले लोगों को भी ये बात समझनी होगी। किसी भी तरह के विरोध और मांग का ये तरीका ना सामाजिक तौर पर ठीक है और ना ही संवैधानिक तौर पर। हालांकि जिस तरह ये घटना हुई और आरोपी ने जिस अंदाज में खुद की गिरफ्तारी दी, उससे पुलिस प्रशासन पर भी कई सवाल उठते हैं। पुलिस को भी ऐसे मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए ऐसी मानसिकता वालों को जरूरी संदेश देना चाहिए। सत्ता में अगली सियासी खबर है बिहार से, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले 3 महीने में तीसरी बार पहुंचे हैं। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए बिहार में राहुल गांधी के इन दौरों पर काफी हलचल है। राहुल गांधी आज सबसे पहले बेगूसराय पहुंचे, जहां वो कन्हैया कुमार की पलायन रोको और नौकरी दो पदयात्रा में शामिल हुए। राहुल गांधी इस यात्रा में करीब 1 किलोमीटर पैदल चले। हालांकि राहुल गांधी बेगूसराय में नुक्कड़ सभा को भी संबोधित करने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर सभा कैंसिल कर दी गई। इसके बाद राहुल गांधी पटना पहुंचे, जहां उन्होंने संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने एक बार फिर जाति वाला कार्ड चला। राहुल गांधी ने कहा कि वो 50% आरक्षण वाली दीवार गिरा देंगे, जिसके बाद आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ा दिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि जातीय जनगणना एक क्रांतिकारी कदम है, जिसे बीजेपी रोकना चाहती है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप अपर कास्ट नहीं हैं, तो आप देश में सेकंड क्लास सिटीजन हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पहले बिहार में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों में 2/3 अपर कास्ट के थे। अब हमने टीम बदल दी है और अब 2/3 दलित और पिछड़े हैं। राहुल गांधी ने बिहार को लेकर अपनी पिछली गलतियों को भी स्वीकार किया। ये कहा कि जिस गति और मजबूती से हमें काम करना चाहिए था, वो नहीं किया। मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, कहा। अब गरीब जातियों को एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। पहले राहुल गांधी के भाषण पर 90 सेकंड की एक रील देखिए, फिर इस पर हो रही राजनीति का रंग भी आपको दिखाएंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद, जय 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 भीम। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद लाइज नहीं थी, जो शायद मोदी जी लिख पाएंगे। तो सच्चाई की ही लड़ाई चल रही है। आपके अंदर, खून के अंदर फूले जी, अंबेडकर जी, गांधी जी, ये सब आपके खून के अंदर हैं और इनकी विचारधारा आपके खून के अंदर है, मेरे खून के अंदर है, और इसको कोई नहीं मिटाने जा रहा है, कोई मिटा ही नहीं सकता। इस देश में अगर आप दलित हो, पिछड़े वर्ग के हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, और उसमें मैं महिला भी जोड़ सकता हूं, पिछड़ा बोला, ईबीसी हो, अति दलित हो, अगर आप अपर कास्ट के नहीं हो तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो। जहां भी मेरी जरूरत होगी, जहां भी मेरी जरूरत होगी, बिहार के कोने कोने में, हिंदुस्तान के कोने कोने में आप मुझे बुलाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई है।
राहुल गांधी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस वर्ष राहुल ने 3 बार बिहार की यात्रा की है। पहली यात्रा 18 जनवरी को हुई, जहां वो संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने बिहार में जातिगत सर्वे को फर्जी बताते हुए फिर से जातीय जनगणना कराने की बात कही थी। राहुल की दूसरी बिहार यात्रा 5 फरवरी को हुई, जिसके बाद बिहार कांग्रेस में कई बड़े बदलाव हुए और आज एक बार फिर तीसरी बार बिहार जाकर राहुल ने ये साफ कर दिया कि कांग्रेस बिहार में दलितों और पिछड़ों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि कांग्रेस ने पहले मोहन प्रकाश को हटाकर राहुल के करीबी कृष्णा अल्लावरू को प्रदेश प्रभारी बनाया और फिर सवर्ण नेता अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर दलित नेता राजेश राम को बिहार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। इसके अलावा कांग्रेस ने बिहार में अपने 40 जिला अध्यक्षों को भी बदल दिया, जिसमें दलितों और अल्पसंख्यकों की भागीदारी करीब करीब अब दोगुनी कर दी गई है। राहुल गांधी की बिहार यात्राओं और कांग्रेस की रणनीति पर बिहार में खूब सियासत हो रही है। बीजेपी और जेडीयू के नेता राहुल गांधी को नाकाम नेता बता रहे हैं। हर जगह स्थिति यह है कि तराई तराई मची हुई है, रोजगार है नहीं, नौजवान के पास रोजगार नहीं है, नौजवान रोजगार के लिए परेशान है और ये उल्टे सीधे मुद्दे ला करके लोगों का ध्यान भटकाते रहते हैं। इसके अलावा देश में कुछ हो ही नहीं रहा है। उनका पूरा परिवार का इतिहास रहा है संविधान की धज्जी उड़ाने का। अब संविधान लेके घूम रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार की परिभाषा नहीं मालूम है। विरोधियों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी से पूरा एनडीए का कुनबा घबराया हुआ है। आए घूमे जाए, नौटंकी करें, भरम फैलाएं, उनको भगवा रंग से नफरत है, इसीलिए वो सफेद रंग चुने हैं। जब राहुल गांधी पटना में बीजेपी पर सियासी प्रहार कर रहे थे, उसी वक्त सदाकत आश्रम में कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर लात घूंसे चलाए। इस दौरान पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी वहीं मौजूद थे। राहुल के दौरे के दौरान हंगामे की एक और तस्वीर भी सामने आई। कार्यक्रम के दौरान एक युवक हाथों में एक पैम्फलेट लेकर पहुंचा, जिसमें लिखा था, वक्फ बोर्ड का समर्थन करिए राहुल गांधी जी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस युवक को पकड़ा, इसका पैम्फलेट छीनकर फाड़ दिया और उसे धक्का मारते हुए सदाकत आश्रम से बाहर भगा दिया। सत्ता में अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की उस फटकार की जो आज यूपी पुलिस को लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने चेक बाउंस पर आपराधिक मुकदमे के मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता देबू सिंह और दीपक सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई ने यूपी में सिविल विवादों को आपराधिक केस में बदलने की प्रवृत्ति पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि रोजाना सिविल मुकदमों को आपराधिक मामलों में बदला जा रहा है। यूपी में जो हो रहा है वो गलत है, बेतुका है। सिर्फ पैसे न देने को अपराध नहीं बनाया जा सकता है। चेक बाउंस के मामले में धोखाधड़ी की धाराएं लगाई गई। कानून के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वो जांच अधिकारी को गवाह के कटघरे में आने के लिए कहेंगे। जांच अधिकारी को गवाह के कटघरे में खड़े होकर अपराध का मामला बनाने दें। हम निर्देश देते हैं, उसे सबक सीखने दें। ये चार्जशीट दाखिल करने का तरीका नहीं है। ये अजीब है कि यूपी में आए दिन ऐसा हो रहा है। उन्होंने पुलिस उप महानिदेशक से भी पहल करने को कहा। सख्त टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि अब जो भी ऐसा मामला यूपी से आएगा तो यूपी पुलिस पर जुर्माना लगाएंगे। साथ में सर्वोच्च न्यायालय ने 2 सप्ताह के भीतर राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने को कहा है। फिलहाल ये कहा है कि सभी आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही स्थगित रहेगी। धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट NIA के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। दरअसल ये मामला यूपी के नोएडा का है। सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता देबू सिंह और दीपक सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिनके खिलाफ चेक बाउंस के मामले में नोएडा में आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई आज सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और KV विश्वनाथन की बेंच कर रही थी। अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो वैसे तो मध्य प्रदेश के दमोह से आई है, लेकिन ये चिंता पूरे देश की है।
सोचिए, कोई इंसान किसी अस्पताल में मरीज को लेकर जाता है, मरीज को कोई गंभीर बीमारी नहीं होती है, फिर भी ऑपरेशन के लिए कहा जाता है। इतना ही नहीं, ये कहा जाता है कि लंदन के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ ऑपरेशन करेंगे और इस मरीज की कुछ दिनों बाद मौत हो जाती है। ये गजब फर्जीवाड़ा अजब मध्य प्रदेश में हुआ, जहां नरेंद्र विक्रमादित्य यादव नाम का शख्स खुद को लंदन का डॉक्टर बताता था। हर किसी को ये बताता था कि वो लंदन का बड़ा हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एन जॉन कैम है। सिर्फ इतना ही नहीं, नरेंद्र विक्रमादित्य ने डॉक्टर एन जॉन कैम के नाम से आधार कार्ड भी बनवा रखा था। आपको हम उसके आधार कार्ड की एक तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जिसमें उसकी तस्वीर के साथ फर्जी नाम लिखा हुआ है। इसी नाम के साथ वो खुद को बेचता था, गलत ऑपरेशन से मरीज की जान लेता था। मध्य प्रदेश में हुए इस सबसे बड़े घोटाले की पूरी कहानी आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में फर्जी ऑपरेशन से 7 मरीजों की मौत का मामला सामने आया है। बताया ये जा रहा है कि डॉक्टर ने दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच 15 सर्जरी की थी। इस दौरान किए गए गलत ऑपरेशन की वजह से 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। ये खुद को लंदन का हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एन जॉन कैम कहता था। कई लोगों का आरोप है कि मामूली समस्या होने पर भी ये हार्ट का ऑपरेशन कर देता था। आरोपी डॉक्टर के दस्तावेज भी फर्जी हैं। डॉक्टर पर अब धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज का मामला दर्ज किया गया है। दमोह आने से पहले ये नरसिंहपुर में भी नौकरी कर चुका था। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ हैदराबाद में अपहरण का मामला भी दर्ज हुआ था। इस सनसनीखेज जानकारी के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। सोचिए, ये कितना बड़ा धोखा है, कितना बड़ा घोटाला है, कितनी बड़ी लापरवाही है। एक डॉक्टर फर्जी नाम के साथ अस्पताल में काम करता था, फर्जी नाम के साथ ऑपरेशन करता था। अब पुलिस एक्शन मोड में है और आरोपी डॉक्टर लंदन फरार हो चुका है। मानवाधिकार आयोग भी इस मामले में गंभीर है। आज आपको उन परिवारों की पीड़ा भी सुननी चाहिए जिन्होंने अपनों को खोया है। एफआईआर जो है वो जो डॉक्टर इन क्वेश्चन है नरेंद्र जॉन कैम, उनके फर्जीवाड़े के संबंध में है। जो उनका डॉक्यूमेंट हमें सीएमएचओ की रिपोर्ट के थ्रू मिला है और जो कलेक्टर साहब की जांच है, तो हमारी कलेक्टर की जांच है, और मिशन हॉस्पिटल में जो उनके डॉक्यूमेंट्स जमा थे उसके संबंध में ये सारी चीज़ें, इनकी तस्दीक, इनकी कंफर्मेशन जो है वो सीएमएचओ ने की है। उनके डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए हैं, इसलिए हमने चीटिंग और फोर्जरी की इसमें एफआईआर की। तो हमारी टीम अभी प्रयास कर रही है उसको लोकेट करने का। जैसे ही हम लोकेट करते हैं तो हम उसको गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश करते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है और एमपी मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो लाइसेंस है वो रजिस्टर्ड नहीं था और उन्होंने फर्जी तरीके से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जो है वो की है। जांच दल ने ऐसा पाया है। भले सीएमएचओ ने जाके एफआईआर कर दी है, लेकिन हमारी कार्रवाई यहाँ रुकने वाली नहीं है जब तक पूरे दोषी लोग सलाखों के पीछे ना हो और पीड़ित परिवार को न्याय ना मिले। अस्पताल प्रबंधन समिति और इसके संचालक डॉक्टर अजय लाल और जितने भी लोग इसमें दोषी हैं उन सबके वो हत्या का मामला दर्ज हो और सभी पीड़ित परिवारों को, जिनके परिवार की जनों की मृत्यु हुई है, उनको 25-25 लाख रुपए कम से कम मुआवजा दिलाया जाए।